बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पीटीवी न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन हम साथ हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया खान और मेरे साथ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, यकीनन कौमी आजमाइश की घड़ी है। 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। मानसून में जो हालिया बारिशें हुई हैं, मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उसके बाद सैलाब, मुल्क का कोना कोना इस वक्त जो है जानी और माली नुकसान की हमें एक तस्वीर पेश कर रहा है। पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान, उसके बाद सिंध, फिर KPK और जनूबी पंजाब में वसी पैमाने पर जो इलाके इससे मुतासर हुए हैं। इंसानी जानों, जरिया माश, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, इन सब की तबाही हमें नज़र आ रही है। और अब तक एक रैंडम जो आइडिया लिया गया है इस नुकसान का 900 अरब रुपए, और यकीनन हर गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं इसमें अनफॉर्चुनेटली इजाफा ही होता जाएगा। इस वक्त मुल्क में रेस्क्यू और रिलीफ का सिलसिला जारी है। आर्टिकल 245 की मंजूरी के बाद सिविल हुकूमत के साथ अफवाज पाकिस्तान, साथ साथ हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस मुश्किल घड़ी में यकीनन मुतासरीन के साथ बहुत पहले से खड़े हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सिंध का दौरा किया था, आज भी किया, बलूचिस्तान के इलाकों का भी दौरा किया है और फौरी अहकाम जारी किए हैं। कौमी सतह पर पहले ही रिलीफ फंड कायम कर दिया गया है। इसके अलावा कौमी कॉन्फ्रेंस कल बुलाई जा रही है और यकीनन ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें इस सूरत हाल से निकलने के लिए क्या रैपिड एक्शंस होने चाहिए बात की जाएगी सबसे की मुशावरत के साथ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दोस्त ममालिक के साथ जो अपील की थी उसके भी समरात आने शुरू हो चुके हैं नाजरीन। और UAE का इमदादी सामान लेकर जो जहाज़ है वो अब 4:30 बजे के करीब इतलात है कि वो पहुंच जाएगा। साथ साथ टर्किया जो है, जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहा है मुश्किल वक्त में, उसके भी 2 जहाज़ कल कराची पहुंच जाएंगे इमदादी सामान लेके। यकीनन जो उसमें कैंप्स होंगे, टेंट्स होंगे, मेडिकल फैसिलिटी होगी, खुराक होगी, अद्वियात होंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि कनाडा ने भी इस वक्त UNCRF के ज़रिए $20,000, आज़रबाईजान ने $20 लाख, इसके अलावा OIC के सेक्रेटरी जनरल की रुकन ममालिक से रब्ता किया उन्होंने और इमदाद के हवाले से भी बातचीत की गई है। बरतानिया ने भी 15 लाख पाउंड का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि फ्रांस और ईरानी सदर जो हैं उन्होंने भी इमदाद की यकीन दहानी कराई है। ये तो वो डिप्लोमेसी चेन है जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, लेकिन जो मेन और अहम चीज़ जो हमें नज़र आ रही है इस वक्त, शुएब शामिल गुफ्तगू करूंगी मैं आपको, कि इस वक्त हर इदारा, हर फलाही इदारा, इवन एक छोटा बच्चा भी अपनी कंट्रीब्यूशन करता हुआ नजर आ रहा है। और यही जज्बा, यही हौसला, यही जोश हमें इस वक्त चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर इस मुश्किल मसाइब से निकलें। इसमें कोई शक नहीं शाजी, आपने स्टैट्स भी शेयर किए, आपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का जिक्र भी किया, कैसे, कब, कहाँ, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो रहा है उसकी बात की। हम अपनी इस ट्रांसमिशन का चूंकि ज़ाहिर है इस वक्त हम हर घंटे ही ये बात कर रहे हैं हालात क्या हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, हम सबसे गलती भी हो रही है, बहसियत कौम में गलती हमसे क्या हो रही है कि हम माजी की गलतियों की बात करें। ज़रूर कीजिए, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त हमें क्या करना है? सिर्फ आर रिलीफ, सिर्फ आर रेस्क्यू, सिर्फ आर रिहेबिलिटेशन, इस आर पर बड़ा फोकस करने की जरूरत है। और हम सबको एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए गवर्नमेंट इस पर शादी में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम फोकस कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम नहीं जानते थे कि ये होने वाला है? वो बात अपनी जगह। अब क्या करना है इसकी बात सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारी स्क्रीन पर हम आपको नंबर्स भी फ्लैश करेंगे जिस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, इमदाद का ऐलान भी कर सकते हैं। कैसे एक छोटे से एक्ट से, एक मैसेज से आप 10 रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं PM रिलीफ फंड में। प्लीज डू दैट ड्यूरिंग आवर ट्रांसमिशन, ये जरूर कीजिए। आपके ये 10 रुपए जो आपके लिए कुछ नहीं है लेकिन किसी के लिए बहुत कुछ है। आपके बच्चे अगर आज दुकान पर जाकर टॉफीज, बबल्स, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स नहीं लेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन यही चीजें कहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा, लेकिन बात हम एनवायरनमेंट की जी बिल्कुल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में इस वक्त पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात की जा रही है। तो एक तो ये कुदरती आफात, यकीनन क्लाइमेट चेंज की भी एक सर्कमस्टांसेस जिसके जरूर होते हैं। और 2010 का सैलाब ले लें और 2022 का सैलाब ले लें, इसमें माहौलियाती क्या तब्दीलियां हुई हैं उस पर हम डिस्कस भी करना है। और कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता जो उस वक्त हालात और आज जो है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप? वालेकुम अस्सलाम। नो डाउट जी, इट्स अ ग्लोबल इशू जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बट हमें मिलकर बैठना चाहिए और बात हमें लोकल जो सोल्यूशन उसकी करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इस पर सबसे पहले रोशनी डालिएगा कि ठीक है, हम सब जानते हैं इशू क्या, आज से नहीं पहले से जानते हैं, जो हो गया सो हो गया, करना क्या है, फौरी स्टेप्स क्या होने चाहिए? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है हम सबको पता है पॉलिसी लेवल पे भी और ग्लोबली भी कि ये इशू क्या है।
देखिए, सोल्यूशन जो है, पाकिस्तान जैसे जो मुल्क है, जी। जो ऑफ कोर्स एक डेवलपिंग कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज कम हैं, तो एक तो हमें सबसे पहला चैलेंज, जैसे अभी आप डोनेशंस की बात कर रहे थे, तो ये तो फ्लड एक मैनेजमेंट के लिए आपकी आ रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऐसी फंडिंग की भी ग्लोबली ज़रूरत है जो हमें हेल्प कर सके एडेप्टेशन में। और ग्लोबली एक 100 बिलियन का जो है वो किटी जो है वो बनाई गई थी क्लाइमेट फंड के हवाले से, और उसका मकसद ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे दिए जाएं ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें ऐसा जो रिजिलियंट हो क्लाइमेट के हवाले से, ऐसी इनोवेशन कर सकें जो हमें बेहतर एनर्जी फॉर एग्जांपल की तरफ लेके जा सके, बेहतर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ लेके जा सके, इस तरह के और बहुत से इकदाम। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें पॉलिसी लेवल पे सबसे पहले पाकिस्तान को एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाने की ज़रूरत है जो अभी बिल्कुल मौजूद नहीं है। हम लोग बिल्कुल बिलाशुबा हम लोग कंट्रीब्यूटर्स नहीं हैं, फिर भी हम मिटिगेशन इफेक्टिव्स में सबसे ऊपर है। सॉरी, अब बेशक कंट्रीब्यूटर नहीं है बट इफेक्टिव्स में हम ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हम दुनिया के उसमें अपनी एमिशंस कम करने के लिए हम लोगों ने बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया, हम लोगों ने और बहुत से ऐसे रिचार्ज पाकिस्तान और बहुत से ऐसे हमारे पिछले कुछ सालों में जो आए हैं, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स। लेकिन अब हमें एडेप्टेशन की तरफ जाने की जरूरत है। देखिए, हमारे पास जब प्लान होगा तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये डिमांड कर सकते हैं कि अब हमने अपनी एडेप्टेशन के लिए सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करनी है, हमने ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें यहाँ ज़रूरत है पैसे। अब देखें, उसमें आपकी जब हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात करते हैं, आपका ऑफ कोर्स हमारे पास एनडीएमए है। एनडीएमए पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा है, लेकिन अब ये अब बहुत ज़रूरत है कि 2010 का सैलाब था और अब का सैलाब है, बहुत ज़रूरत है हमें कि अब हम इक्विपमेंट ऐसा ले लें, अब हम ऐसे कैंप जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे, वो हमारे पास इतनी कैपेसिटी एनडीएमए की होनी चाहिए कि वो ओवरनाइट जो है वो कैंप स्टैब्लिश करके लोगों को रीलोकेट कर लें। आपका अर्ली वार्निंग मोमी साहबा, ये एक जुमला आपने कहा ना कि कैंप्स ऐसे होने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि क्या हमें ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, क्या ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए कि फिर हमें कैंप्स की जरूरत ना महसूस हो, हालात ही ऐसे हों कि खुदा ना खास्ता ऐसे कोई आफत आए, बारिशें ज्यादा हो भी, पानी ज्यादा हो भी, तो भी कैंप्स की जरूरत महसूस ना हो। हमारे पास ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, या हमने हालात से मुकाबला करने के लिए पहले ही कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हों? जी बिल्कुल। देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज वाजे करती जाऊं कि फ्लड जो है वो पहले भी आते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तो ग्लोबली इतना ज्यादा डिबेट हो रही है इस चीज पे कि खुदारा अपनी एमिशंस कम करें ताकि हम इस दुनिया को खत्म होने से रोक सकें। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोमी साहिबा, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स डिजास्टर आते हैं, नेचुरल डिजास्टर, इनमें यकीनन इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस तरह के हम काम कर सकते हैं जिससे इनके जो नुकसानात है उसको कम किया जा सकता है। इस वक्त शामिल गुफ्तगू हुई हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं शफकत अब्बास रोजान मजारी से, उनसे सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। शफकत, आप हमें सुन रहे तो बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। स्पेशली लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, उनको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है? जी हाँ शाजिया, जैसे आपने कहा है कि मैं रुझान मज़ारी के मकाम पे हूँ जो कि तहसील है राजनपुर की, और ये वो तहसील है जहाँ सैलाब का पानी जो है पंजाब की हदूद से निकलकर सिंध में दाखिल हो जाता है। मैं इस वक्त जो जिस मकाम पे मौजूद हूँ उस बदकिस्मत तहसील पे हूँ। मैं आपको ज़रा दिखाता चलूँ, मेरे कैमरामैन सुहेल ज़रा बताएं कि ये पीछे मेरी रोहतकइयों का पानी आ रहा है और इन्होंने यहाँ पहले बंद बनाया हुआ था और ये कट लगी हुई सड़क कट लगाया था ताकि पानी जो है शहर को डुबाए ना और ये पानी दरियाए सिंध में दाखिल हो जाए। ये कट आप देख रहे हैं, ऐसे कई कट लगाए गए हैं ताकि जो रोहतकइयों का पानी कोई सलमान से आता है वो उसमें दरियाए सिंध में शामिल हो जाए। अब हुआ क्या, जब उधर से पानी कोई सलमान का पानी कम हुआ, उसके बाद अब जो खतरा है क्योंकि शदीद मानसून बारिशें जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं उसमें दरियाए सिंध की सतह समंदर बुलंद हो रही है। अब उससे नतीजा क्या हुआ है, अब मेरी इस तरफ जो है, मेरे इस तरफ दरियाए सिंध है, मेरे सामने मैंने दिखाया था उस वक्त कोहे सलमान की वो थी। ये मेरा कैमरामैन सुहेल नजम दिखा सके, ये जो आपको सब्ज
झाड़ियां नजर आ रही हैं, ये झाड़ियां नहीं हैं, ये दरख्त हैं। ये दरख्त डूबे हुए हैं। यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 14-14 और 15-15 फुट गहरा पानी है। अब क्या हो रहा है? अब यहां इस तहसील को खतरा लाहक है कि रोदकोइयों ने इस रुझान मजारी को हिट कर दिया है। अब उसका कम हुआ है, अब दरियाए सिंध वापस हिट बैक करेगा रुझान मजारी को, यानी दोनों तरफ से खतरा था, यानी कि हिट किया है पहले उसने, अब खतरा है दरिया सिंध का। इसलिए ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बैग्स बनाए जा रहे हैं ताकि इन बंद को दोबारा भरा जा सके। ये सारे लेबर लगी हुई है यहाँ की कि ये जो बंद टूटे हुए थे, बंद किया जा सके, ताकि अगर जो दरियाए सिंध का पानी है वो वापस रुझान शहर में ना डूब जाए। ये मेरे पीछे आप रुझान शहर देख रहे हैं। ये जो आपको ये सब्जा नजर आ रहा है, ये शुएब, ये दरख्त हैं। ये बताता चलो दरख्त है, आपको एक दरख्त की हाइट का अंदाजा होता है बिल्कुल कि कितना है, 14 से 12 फुट। अब यही शहर ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा, आपने एलैबोरेट भी कर दिया, आपने हमें मनाजिर भी दिखा दिया। मैं जानना ही भी चाहता हूँ इस इलाके से मुताल्लिक कि कितने गांव, कितने देहात जो कि इस वक्त ज्यादा मुतासर हैं, एक बात। दूसरा, हम सब ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड भी हैं कि ठीक है, रिलीफ अब की ज़ाहिर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, रेस्क्यू तो हो जाता है, फिर रिलीफ की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी इदारे के लिए कि इस पर्टिकुलर इलाके में, गांव में, देहात में इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है। जी शहजाद, शुएब सॉरी, हमने पिछले 8 दिन से हम फ्लड एरिया में है, जैसे कि आपको मालूम है। पाकिस्तान टेलीविजन की टीम लम्हा बलें अपने नाजरीन को आगाह कर रही है। ये वाहिद रुझान, क्योंकि रुझान मजारी सबसे ज्यादा हिट हुआ है, ये मुकम्मल 100% ये तबाह हो गया है। लेकिन थोड़ी सी हौसले की बात और इत्मीनान की बात ये है कि मैंने तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा रोड और 50 से 60 किलोमीटर लंबी ये पटड़ी है, ये मेरी राइट साइड पे ट्रेन की पटड़ी है, और इस तरफ से जो है वो रोड्स हैं। 100 किलोमीटर पे उन्होंने टेंट्स में फैमिली रह रही है, यानी कि उन्हें छत मुयसर है सबसे ज्यादा, क्योंकि बाकी पूरे पंजाब में, हम तौसा में गए थे, टेंट्स की कमी की शिकायत थी। यहाँ सब मैक्सिमम हमने टेंट्स देखे हैं। दूसरी जो अच्छी बात, यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को मैंने अवाम के पास देखा, यहाँ के MNA और यहाँ के MPA रियाज मजारी और दोस्त मजारी अपनी अवाम के साथ खड़े थे और उन्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा था। आजमाइश है खुदा की तरफ से, लेकिन एक जो सबसे बड़ा अलमिया है और एक जो सबसे बड़ा दुख है, जो लोग यहाँ के कुछ समझते नहीं है, पीछे से हम आते हुए कुछ चाशना शरीफ एक इलाका है, वहाँ की हमने एक बस्ती में हम गए। बस्ती में तकरीबन 10 फीट पानी था और वो बस्ती पूरे इर्द गिर्द पानी से भरी हुई थी, बंद था रास्ता, कश्तियों से वो आते हैं। हमने जब उनसे जाके मालूम किया कि आप बाहर क्यों नहीं आते, वो कहते हैं कि हम अपनी माल मवेशी छोड़ के, वो एक पूरा मौजा था 160 घरों का, हमने उन्हें बताया कि अगर दरियाए सिंध का सतह बुलंद हो गई तो ये आपका सब बहा के ले जाएगी। असल में जो अवाम रिलीफ के हमारे जो इदारे हैं, पाकिस्तान आर्मी है, सब कोशिश कर रही है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए, जब उन्हें बार बार बताया जाता है वो अपने घर और माल छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा दुरुस्त है। ज़ाहिर है शाज़िया जो जहाँ रहता हो वो उस जगह से चाहता नहीं है, मुश्किल होता है, मुश्किल ठीक है। और कल से हम सुन रहे थे क्योंकि दरिया सिंध का जो पानी का बहाव है बहुत तेज हो रहा था और ये तौंसा और राजनपुर को दोबारा हिट करने के बारे में भी इत्तला थी। DC सवात हमारे साथ मौजूद है, जुनैद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपने वक्त दिया। यकीनन आप इस वक्त जो आपकी प्रायोरिटीज होंगी वो तो रिलीफ और रेस्क्यू के लिए होंगी। सर, इस वक्त क्या स्वात की सूरत हाल नजर आ रही है, क्योंकि इत्तलात यही थी कि 6 घंटों में बड़ा सैलाबी रेला जो है नौशहरा से गुजरेगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त सवात में जो डिस्चार्ज है वो काफी हद तक कम हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी निचले दर्जे का सैलाब है, 30,000 क्यूसेक तक रेला रिड्यूस हो चुका है। इस वक्त हम चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की डायरेक्शन के मुताबिक हमारी मेजर इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का हेली जो है अब तक 85 लोगों को हमने सेफली कालाम से नीचे सैदू शरीफ लाए हैं और ये जितने भी टूरिस्ट हैं इसमें मेजॉरिटी फीमेल्स हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं या वो हजरात जिनके मेडिकल इश्यूज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको हमने फ्री। सर इसी पर मैं जानना भी चाहूंगा आपसे, जो कई खबरें ये थी कि मिटल तान से आगे जो रास्ता मोहडन तक जाता है रास्ता मुनक़ता हो गया और सया फंस गए वहां पे। ये जो फिगर्स आपने दिए हैं सर, ये वही लोग हैं जो मोहडन में या आसपास फंस गए थे, इनको रेस्क्यू किया गया? जी, मोहडन जो है वो सेपरेट वैली है, कालाम से आगे पड़ती है, बिल्कुल आगे 22 किलोमीटर आगे। बिल्कुल
जी जी, वहां पर भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त हमारा हेली जो है उतरोड़ में लैंड कर चुका है, जो कि सवात की एक्सट्रीम फार एंड। ठीक है, यानी सर आप बात कर रहे हैं जो कलाम से कुमराट का रास्ता उतरोड़ है, आप वहां की बात करें, इसका मतलब जो वहां पर गांव है वो उनका रास्ता भी मुनक़ता है इस वक्त? जी जी, वो रास्ता जमीनी रास्ता मुनक़ता है। वहां ठीक पर है। 50 के करीब सयाह हैं जिनको हम हेली के थ्रू अभी एयर लिफ्ट करने वाले हैं, और आधे घंटे में वो सर इंशाल्लाह कोई सवात कोई लैंड फिगर आप करेंगे। दे सकते हैं, चूंकि अतरोड़ की बात भी आपने की, हालांकि वो टूरिस्ट स्पॉट उस तरह से ना सही, लेकिन लोग वहां से गुजरते हैं, कुमराट की तरफ जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम लोग मोहर्डिंग की तरफ भी जाते हैं। अभी जो सयाह वहां पर फंसे हुए थे, कोई फिगर आप तक पहुंची कि इतने सयाह जो कि रेस्क्यू कर लिए, इतने सयाह अभी भी फंसे हुए इन तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स पर? इस वक्त जी 85, जैसे मैंने अर्ज किया, ऑलरेडी हम उनको ठीक। डेस्टिनेशन की तरफ मजीद कितने? भेज चुके हैं, और 50 मजीद एयर लिफ्ट हो रहे हैं उतरोड़ से। और ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद हमारा बहुडंड का भी प्लान है, एक ऑपरेशन हम बहुडंड में कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये सर सिलसिला एक जारी चीज रहेगा। बता दीजिएगा लास्टली क्विकली कि ये जो मवासलाती निज़ाम जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, अभी उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्योंकि एरिया का रोड नेटवर्क डैमेज हो चुका है, रिजल्टेंटली बहुत सारे नेटवर्क के पास फ्यूल ट्रांसमिशन नहीं हो रही, और इस वजह से ये इशू है। लेकिन हम फ्यूल सप्लाई भी इंश्योर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कम्युनिकेशन नेटवर्क हम बहाल रखेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एरिया में ऑपरेशनल है। नहीं, इससे एक सवाल और भी है सर कि जो सयाह फंसे हुए हैं ऐसे इलाकों में, जो कि वहाँ पे सिग्नल्स का इशू होता है, तो क्या कांटेक्ट है लोगों के साथ, या कुछ सयाह ऐसे हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं है, ना उनकी फैमिलीज का, वो परेशान है, ज़रा वो गवर्नमेंट से पूछते हैं, वो इदारों से पूछते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सवात में जितने भी सयाह इन इलाकों में फंसे हुए हैं, उन सब तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। टीमें जा चुकी हैं, ठीक है। और उन सब के साथ हम कांटेक्ट में हैं, और इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में हम वहां से तमाम सयाहों को सेफली एयर लिफ्ट इंशाल्लाह, चूंकि ज़ाहिर है हेली के जरिए लिफ्ट किया जा रहा है। अभी आपने उतरोड़ की बात की, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप महोडन में जो है वो जो सयाह फंसे हैं उनको वहां से रेस्क्यू करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो सयाह वहां पर हैं वो कांटेक्ट में है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। और चूंकि सवात जो एक टूरिस्ट जगह Yes. है, और वहाँ पर हमने जिस तरह एक हौलनाक मनाजिर देखे थे, वहाँ पे होटल्स जो कोलैप्स हो रहे थे, और यकीनन उसमें बहुत सारे सवालात भी उठे। वो ये भी उठे कि जी दरिया के किनारे चूंकि एक आपको अलाउ नहीं था, मैं बल्कि इनसे ही पूछ लेती जी हूँ। प्लीज। जुनेद साहब, आप चूंकि डीसी हैं, 2010 में जब सैलाब आया था, हमने बहुत सारी चीज़ों से सबक सीखा था, वो सिर्फ कहने की हद तक सीखा था सर, माजरत के साथ। आप देखें कि वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं जिन्होंने 200 मीटर उनको पीछे होटल कायम करना था, लेकिन वो तजावुजात हमें नजर आए। आप लोगों की आंखों के नीचे ये सब कुछ होता रहा, और इतना बड़ा डिजास्टर, इतना बड़ा नुकसान हो गया सर। करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट में 200 से ज्यादा तजावुजात रिमूव की जा चुकी हैं। तमाम डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एज ठीक। डिप्टी कमिश्नर 150 बिल्डिंग मैं गिरा चुका हूँ। जो भी बिल्डिंग गिराई अनफॉर्चुनेटली सैलाब में डैमेज हुई है, उसमें मेजॉरिटी जो कमर्शियल बिल्डिंग थी उनको ऑलरेडी हमने इंक्रोचमेंट के नोटिस भी इशू किए थे, विच आर पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। सर ये जरा बड़ा अहम है। आप कह रहे हैं कि जो दरिया बुर्द हो गए, जो होटल्स वहां पर कायम थे, उनको आपने नोटिस दिए थे। एक तो ये कि नोटिस कितने और कब दिए गए थे, दूसरे कितने फीसद ऐसे होटल्स थे जो कि गैर कानूनी तामीर हुए थे? देखिए जी, इन की कंस्ट्रक्शन एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, और जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का, कुछ ऐसे होटल थे जो कि इससे भी पिछले जमाने में काफी पुराने कंस्ट्रक्ट थे। अच्छा। जैसे रिजल्टेंटली वो तमाम जो कि रिवर प्रोटेक्शन की वायलेशन में थी, उनको हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट के जुमरे में नोटिस सर्व किए थे, और इसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट, तहसील, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो है वो एक्यूटिव एजेंसीज हैं। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे बनता है कि सर जब 2008 का ज़िलज़ला आया था, उसके बाद तामीरात के हवाले से स्पेशली बात की गई थी कि फुल प्रूफ बनाया जाएगा, ताकि जो आफ्टर शॉक्स आते हैं बाद में, या पहले जो कोई नागहानी आफत आ जाती है, उससे वो उस तरह कोलैप्स नहीं करे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन हमने देखा इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादातर जो वहाँ पे तामीरात है वो उसी तरह ही है, मतलब जिससे हम उस डिजास्टर से बच नहीं सकते। मैडम, जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग कोड, 2008 के ज़लज़ले के बाद यूपी गवर्नमेंट ने तमाम डिपार्टमेंट को अपसाइज स्पेसिफिकेशन के तहत प्रोजेक्ट बनाने की डायरेक्शन दी है। इस वक्त मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितना भी पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उन न्यू बिल्डिंग कोड्स और बायलॉज को कंप्लाई कर। तो जहाँ देखिए, क्योंकि ये सैलाब जो है 2,75,000 क्यूसेक का रेला, यहाँ की तारीख नहीं मिलती, और आप देखें कि इतना बड़ा रेला जो है सवात से गुजरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत जबरदस्त फ्लड प्रोटेक्शन वर्क थे,
जिसने हमारी बहुत बड़ी बड़ी आबादियों को बचाया है। मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि सवात इस वक्त सूबे का दूसरा बड़ा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमें ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं, हमने मेजॉरिटी ह्यूमन ड्वेलिंग को बचाया है। और इस चैलेंज को सूबाई हुकूमत और जिलाई हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर की सरबराही में बहुत बेहतर तरीके से ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मैं पहले शुक्रिया। अपनी तस्दीक कर लूं कि वो 2005 का ज़लज़ला था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ज़रा हम बात ज़लज़ले की भी कर रहे हैं, हम बात माजी में आने वाले सैलाब की भी कर रहे हैं, उस वक्त जो नुकसान हुआ उसकी बात भी कर रहे हैं, क्या सीखना चाहिए था जो नहीं सीखा हम उसकी बात भी कर रहे हैं। लेकिन क्यों ना बात आप बलूचिस्तान की भी करें, जहां सबसे पहले तबाही हुई, जिसने रेड अलर्ट जारी किया, जहां पर बहुत से इजला ऐसे जो आज भी आफतज़दा करार दिए गए हैं। हालात क्या हैं बलूचिस्तान के? हमारे साथी एंकर डॉक्टर सजाद बुखारी साहब सुबह से हमें वहां पे मुसलसल अपडेट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाकर, जो कि आज वज़ीर आज़म का दौरा भी वहां पर था और डिफरेंट इलाकों का दौरा करने के बाद अब किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उसकी बात अपनी जगह। लेकिन डॉक्टर सजाद, अब किस स्पॉट पर आप मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं आप वहां पर? चूंकि ज़ाहिर है इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, कोई एक जिला नहीं, एक इलाका नहीं, एक गांव नहीं, पूरे पाकिस्तान की हम बात करें और इस वक्त तमाम जो एफर्ट्स हैं वो हमें नजर नेशन वाइड होती नजर आ रही है, बट वहां पर क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर कबल आप सवात के हवाले से बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान में जहां लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल होता है, तो इसी तरह इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इसे किली कमाल कहते हैं और यहाँ पे बलूचिस्तान और बिलखुसूस सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के अपने रोज़मर्रा के मामूलात से तंग होकर यहाँ का रुख करते हैं और ये हन्ना उड़क का इलाका है। और हन्ना इस वक्त जो है वो मीडिया में भी अगर आप देखें, हमारी कोशिश भी थी और सबसे पहले हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की टीम हन्ना उड़क पहुँची है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यहाँ पे तकरीबन 25,000 के करीब वोटर्स हैं और यहाँ पे अरबों रुपए के काला कोलू, यानी जिसे हम यहाँ के लोग तोर कोलू कहते हैं, सेब, एप्पल और गोल्डन सेब जो है यहाँ का बहुत मशहूर है, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। यहाँ पर बागात मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। ये राब्ता सड़क है, मेरे अकब में आप देख रहे होंगे। अभी तो ये पानी का फ्लो बहुत कम है, जब हम सुबह यहाँ आए थे उस वक्त तो सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन कुछ पानी का फ्लो कम हुआ है और मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा। अब आप राइट पर मेरे देखें, ये पूरे का पूरा जो है इस वक्त आप देखें, यहाँ से एक आबादी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इस पानी से वो गुजर जाए। और ये जो पानी का रेला है, ये वली तंगी आपने भी सुना होगा, रात को एक बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, फेक न्यूज़ चली कि यहाँ पे डैम टूट गया और लाखों की जो आबादी है उन्होंने शहरों का रुख किया अपने बच्चों समेत। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे पानी का जो बहाव है कुछ कम हुआ है, लेकिन अब भी खतरा मौजूद है और किसी भी वक्त ये पानी का बहाव तेज हो सकता है। और मेरी दाएं जानिब अगर कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ हर तरफ तबाही के मनाजिर है। ये जो आपको इस वक्त बिल्कुल एक खाली मैदान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बागात थे, यहाँ पे 2 ब्रिज थे, वो भी पानी की नजर हो गए हैं और यहाँ पे जो सेब के बागात थे, दूर दूर तक अब आपको कोई दरख्त दिखाई नहीं देगा। तो तबाही है हर तरफ। हन्ना लेक की और हन्ना लेक की तबाही जो है वो कोई जी 9 लाख एकड़ जमीन जो है वो तबाह हुई है। अब तक जो एक फिगर हमारे सामने आया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया और जो मेन चीज़ हमें नजर आई कि 10 अरब का ग्रांट का ऐलान उन्होंने किया है और मतलब मेक श्योर किया है कि ये बड़े शफाफ तरीके से यहाँ दिया जाएगा। दूसरा ये बताइएगा, इस वक्त कोयटा में इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो गई हैं और रेलवे ट्रैक मुतासिर हुआ था, उस पर भी अपडेट कीजिएगा। अच्छा, रेलवे ट्रैक के हवाले से जहां बात करें, जुज़वी तौर पर कुछ बहाली जो है उसकी इतलात हम तक मौसूल हो रही हैं और इंटरनेट की जो सर्विस थी वो पिछले 24 घंटों पहले यानी 24 आवर्स बिफोर जो है वो बहाल हुई है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि वो बहाल हो चुकी है। कोयटा शहर की अगर हम बात करें, कोयटा के हवाले से बहुत बातें मशहूर हैं। कोयटा जन्नत का टोटा, कोयटा चांद का टुकड़ा, और वाकई चांद के टुकड़े, ना गैस, ना बिजली, ना पीने का पानी और कोई बुनियादी जरूरियात नहीं थी। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं हमारी पीडीएमए, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन जो नुकसानात का अजाला है उसके लिए मेरे ख्याल में बरसों दरकार होंगे। ये मैं आपको बड़े दावे से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान के 31 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 34 में से 31 डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल तौर पर उनका ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है, मवासलाती निज़ाम,
उनका जो राब्ता पुल थे वो बह गए हैं, सड़कें बह चुकी हैं। और अब तक जो 3500 किलोमीटर जो पूरे पाकिस्तान में सड़कें बही हैं, उनमें से 1000 किलोमीटर तो सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की सड़कें बही होंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये नुकसान स्टैट्स बड़े बलूचिस्तान अहम में हैं, हुआ ये है। स्टैट्स बड़े अहम। डॉक्टर बलूचिस्तान साहब के बाद आपकी तरफ दोबारा भी अभी आते हैं, और चूंकि आपने कहा 34 में से 31 अजला ऐसे जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता भी हुआ है, ये बात बलूचिस्तान की हम करें, मजीद भी करेंगे। इस दौरान हमें सिंध की सूरत हाल पर भी बात करनी है, और हाकिम चांडिया में ज्वाइन कर चुके हैं। हाकिम आपकी तरफ आएंगे, किस जगह पर आप मौजूद हैं, और मैं वही जानना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ की, बट एट द सेम टाइम जिस जगह आप वहाँ पर आपको क्या लग रहा है, हालात किस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस वक्त, जिसकी वहाँ पर अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है? जी मैं शुक्रिया। मैं अभी जामशोरो हैदराबाद सिंध में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है ये मुकम्मल तौर पे मजमूई तौर पर आपको सिंध की सूरत हाल बताएं कि आज तक जो है 340-45 जो है अमवात हो चुकी हैं पूरी सिंध की जो सरकारी आदाशुमार हैं, और जो है यहाँ पर 1900 से ज्यादा अफराद जो है ना जख्मी हालत में मिले हैं। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि पूरे सिंध के जो 29 जिला हैं मुकम्मल तौर पर कराची के साथ जो छोटे बड़े शहर है, गाँव हैं, वहाँ पर सिर्फ बात जो है पानी की हो रही है। कोई ऐसे जगह नहीं है जहाँ पर जाके मुतासरीन जो बरसात मुतासरीन है वहाँ पे जाके ठहरे। इस वक्त भी इमदादी तौर पर ये एक बड़ी अहम बात है, चूंकि आपने कहा कि कहाँ जाकर ठहरे, आसमान थले मौजूद है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा शाजी वहाँ पे टेंट रिक्वायर्ड है। नहीं, अभी जो इन्फॉर्मेशन आई हुई थी हाकिम साहब के, ये आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने जो कि मौजूद थे, और उन्होंने ठट्टा में टेंट सिटी 700 टेंट सिटी कायम किए गए हैं, उस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी आपको बताएं कि ये जो 1800 पूरे सिंध में जो है सरकारी तौर पर ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो टेंट कैंपें कायम की गई हैं। और इसके अलावा आपको जरूरी बताएं कि सिंध में मेजॉरिटी में माल मवेशी रखने वाले अफराद हैं, गाँव मकीन हैं, शहर वाले वो कैंपों में नहीं जा सकते सरकारी कैंप में। वो अपने माल को जो कीमती माल लेके आए, जो बच के आए, वो सरकारी तौर पर वो नहीं जा सकते वहाँ पर। इसके अलावा भी आपको बताएं कि यहाँ पर वो रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर जो है ना 2328 किलोमीटर सड़कें सिंध की जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी है। इस वजह से नेशनल हाईवे जो सक्कर लाड़काना और पंजाब की जानिब जाता है, इंडस हाईवे जो है जामशोरो से जो पेशावर तक जाता है, वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो डैमेज हो चुके हैं। रेलवे निज़ाम मुअत्तल है पूरी सिंध में, पूरे मुल्क में जो रेलवे निज़ाम है वो यानी हाकिम ऐसे में जबकि सड़कें ना हो, टूट फूट का शिकार हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, पहुंचना मुश्किल होता है। अब ऐसे में तो इमदादी कार्रवाई सुस्त हो जाती है। और कुछ कंप्लेंट्स हाकिम हमें नजर आ रही थी टेलीविजन स्क्रीन पर कि जी मुतासरीन कह रहे थे कि अब तक उन तक इमदाद नहीं पहुंची। इसकी वजह यही है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जमीनी राब्ता नहीं है, तो यकीनन पहुंचने में देर होती है। जी ये देखिए इस वक्त भी आपको ये बताएं कि वहाँ पर जो अफराद है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो आदाद शुमार है 50 लाख अफराद जो है इस बारिश के बायस मुतासिर हुए, और 17 लाख अफराद जो है ना बेघर हो चुके हैं। और इस बारिश में जदीद से जदीद बारिश में जहाँ पर मुकम्मल गाँव जो तबाह हो चुका है, वहाँ पर ऑफिशियली 5 से 6 मसाजिद जो हैं वो भी शहीद हो चुकी हैं। और आपको ये बताएं कि इधर आपको ये जो मवाद के जिक्र कर रहे हैं, इसमें 35 से जायद जो है सक्खर बैराज पर जो है बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले थे, उनमें से उनकी लाशें निकाली गई है, जिनमें से ज्यादा से ज्यादा बच्चे और ख्वातीन भी शामिल थे। अच्छा, मैं हाकिम एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि ज़रा हम बात करें कि रास्ते नहीं हैं, मुनक़ता हो गए, पहुंचना मुश्किल है, ऐसे अब 2 ऑप्शन है ना। एक ये कि कोई सिंध से जाए जो कि नहीं जा सकता, सिंध ऑलरेडी वहां पर हम देख रहे हैं कि आफतज़दा करार दिया गया है जो जिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सिर्फ एक ही है, दैट इज फ्रॉम कराची। कराची से कोई आ सकता है यहाँ मदद करने के लिए, ट्रक्स वहां से आ सकते हैं। क्या वाकई पहुंच सकते हैं? कोई ऐसे हालात हैं, कोई ना कोई ऐसा रास्ता है कि पहुंच पाए ट्रक्स? क्या है कि सिंध भर में मोटरवे अथॉरिटी, मोटरवे पुलिस जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उन्होंने मुतबादिल रास्ते बना लिए गए हैं। जैसे कि सक्खर से सीधा नवाबशाह आने तक वो रास्ता डूब चुका है, तो सक्खर से लाड़काना से दादू आएंगे, दादू से मोरो से फिर नवाबशाह, या नवाबशाह से फिर सांगड़ से हैदराबाद,
मुतबादिल रास्ते हैं। और इसी वक्त आज की सूरत हाल ये है कि मंशूर झील जो है, एशिया की बड़ी झील है, उसकी जो लेवल जो है पानी बलोचिस्तान से और MNV ड्रेन है मंचो, जो अमल डंड है जो लाड़काना कंबर में मौजूद है, वो डैमेज हो चुकी है। उनका पानी जो है दादू जिले में आ रहा है। मंशूर झील में आने के बाद आज या कल तक वो जो है वो किसी भी वक्त डूब सकती है। तो इंडस हाईवे भी मुकम्मल जो है लाड़काना और कराची जामशोरों में। अच्छा, आप हाकिम वहाँ अभी क्या देख रहे हैं? यकीनन रेस्क्यू बहुत हद तक लोगों को किया गया है, कर रहे हैं, फिर उनको रिलीफ यानी कि कैंप्स में मुंतकिल किया गया है। उसके बाद मेन चीज़ आती है कि खाने पीने, क्योंकि वो पका नहीं सकते तो पके पकाए ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ अब नज़र आ रही है, जो हम देख रहे हैं, ये है हेल्थ हैज़र्ड बहुत ज़्यादा, यानी उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, बीमारियाँ, गैस्ट्रो, मलेरिया और सांप के काटने की खबरें आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ पे कार्रवाई कैसे देख रहे हैं आप? जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से तो इमदादी कार्रवाई जो की जा रही है, तो उसमें राशन दिया जा रहा है और पक्का जो राशन है वो भी कुछ कैंपों में दिया जा रहा है। और खुसूसन बच्चे जो हैं उनकी सूरत हाल जो गैस्ट्रो, मलेरिया, दूसरी बीमारियों में मुब्तला है, तो वहाँ पर सरकारी तौर पे जो महकमा सेहत है और महकमा पॉपुलेशन है और मुख्तलिफ NGOs जो हैं, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की, वो डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और अफराद जो है अपनी मदद आपके तहत भी जो है मुख्तलिफ अभी इस सूरत हाल में, इसकी मुश्किल घड़ी में जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी अपने अपने कैंपें कायम की हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त हम एक कौम बनकर उभरे हैं और यही वक्त की अहम जरूरत है। बहुत शुक्रिया हाकिम, साथ मौजूद थे। हम वापस क्वेटा डॉक्टर सजाद बुखारी की तरफ। डॉक्टर साहब, जानना ये भी चाह रहा हूँ, जो गुफ्तगू आपने सुनी अभी, हम सिंध से मुतालिक बात कर रहे थे, बिल्कुल अगर जामशोरों की बात करें, राबता अगर मुनक़ता हो जाए तो यही हम और शाज़ा भी डिस्कस करते हैं कि पहुंचना मुश्किल है। कैंप्स तो लगाए तब जब वहां पर कैंप्स पहुंच पाए, जब ट्रक्स पहुंच पाए। अब जिस तरह बड़ा अच्छा मैं कहूँगा कि पॉइंट ये भी आपने रेस की शाज़ा कि पका पकाया खाना भी और अद्वियात भी, किसी को अगर असिस्टेंस चाहिए तो कैसे पहुंच पाएगी? क्या वही चीज़ें आप यहाँ पर भी देख रहे हैं या यहाँ के हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं? अच्छा, इसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं, बहुत सारे पहलुओं को आपने छेड़ लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन आपको बताऊं। एक तो वबाई अमराज के हवाले से मैं थोड़ा ये बताता चलूं, डायनामिक्स होते हैं हर प्रोविंस के, उसके फूड के, उसकी जो ज़मीन होती है उसके अपने अपने डायनामिक्स होते हैं, मुख्तलिफ अमराज की एक शिद्दत होती है। यहाँ डिहाइड्रेशन और डायरिया के केसेस और सांप के काटने के वाक़यात सबसे ज़्यादा हुए हैं। क्योंकि आपको ये भी बताता चलूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट हरनाई है वहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सांप के काटने के वाक़यात रूनुमा होते हैं। और अगर फ्लड की बात करें और सैलाब की बात करें तो सबसे पहले हरनाई और किला सैफुल्ला मुतासिर हुए हैं। और हरनाई में ही पहला सैलाब आया जिसने पूरे का पूरा शहर जो है उसे तबाह कर दिया। उसके बाद ये कोयटा की जानिब रुख हुआ और कोयटा के नवाई इलाके, फिर उसके बाद कोयटा के जो नवाई इलाके, नवा किली, जहां हम कल से ही एक्सक्लूसिव मनाजिर आप सबको दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत सारे महाजों को पैरेलल लेके साथ चलना है। एक तरफ वबाई अमराज से हमने इन्हें बचाना है, दूसरी जानिब अशियाए खुर्दोनोश का, ये मैं आपको तवज्जो चाहूंगा, बल्कि ये तवज्जो दिलाओ एक नोटिस के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान का जब ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है तमाम प्रोविंस से, जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो है ईंधन का। पेट्रोल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। किसी भी वक्त जो है पेट्रोल बिल्कुल नायाब हो जाएगा और यहाँ पे दस्तयाब नहीं होगा। अशियाए खुर्दोनोश की बात करें तो गंदम, शुगर जो ज़्यादा बलूचिस्तान जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है पंजाब से, वो भी अभी यहाँ नहीं दस्तयाब होगी। सब्जियों की ये हालत है कि जो जिस चीज़ की प्राइस 200 है वो 400 पर तजावुज़ कर चुकी है। तो कहीं ग़िज़ाई किल्लत का सामना ना करना पड़ जाए कोयटा के लोगों को, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के लोगों को। और एक हैरत की बात आपको बताऊं, आप 15 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं, फिर 15 किलोमीटर के बाद आप आगे गाड़ी में नहीं जा सकते, और अगर आप किसी तरह चले जाएं तो फिर 20 से 25 किलोमीटर आप भाग जाएं। तो हमें सबसे पहले बलूचिस्तान के डायनामिक्स को समझना होगा। स्कैटर्ड पॉपुलेशन, बिखरी हुई आबादी के गुनागू मसाइल होते हैं, बिल्कुल तो उसे हल करने के लिए भी आपको गैर मामूली फैसले करने होते हैं। ठीक है, बस क्विकली बता दीजिएगा कि बिजली की तरसील भी मुनक़ता थी वहाँ पर, अभी क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? और गैस के हवाले से, क्योंकि गैस भी बहुत सारी जगहों पर नहीं आ रही थी बलूचिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुसूसी इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं? अच्छा, गैस के हवाले से जहां तक बात करें तो बीबी नानी का पुल आपने पिछले दिनों सुना होगा, जो गैस की मेन पाइपलाइन है वो बीबी नानी पुल के करीब जो है वो पाइप फट गया। और उसके बाद कोयटा, पिछले एक हफ्ते से कोयटा में गैस बिल्कुल नहीं है, और जो यहाँ पे मुसाफिर आए हुए हैं उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। लोग लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इलेक्ट्रिक हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो इलेक्ट्रिक हीटर्स का इस्तेमाल भी करते हैं
तो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है कि वो भी खाने इस्तेमाल पकाने नहीं के हो मामलात पाता। जो है बहुत उसे भी शुक्रिया, आगे नहीं बढ़ा बहुत सकते। शुक्रिया। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब साथ मौजूद थे और वहाँ के डायनामिक्स हमें समझा रहे थे। अच्छा था कि हम वहाँ के डायनामिक्स समझे। और एक जुमला जो आपने कहा ना कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करने होते हैं। लैया की बात भी करते हैं जी, शाज़िया? लैया से पहले मैं जरा जी, एक जी। चीज करना चाहूंगी। वो जो प्रोपेगेंडा कल हमें नजर आ रहा था, Yes, कुछ नेगेटिव yes. खबरें सोशल मीडिया पे बलूचिस्तान के हवाले से चल रही थी। बलूचिस्तान एक वैसा सूबा है जो बड़ा ही सेंसिटिव है, लेकिन उसमें इस तरह की सोशल मीडिया पर या कुछ प्राइवेट news. मीडिया पे कोई फेक न्यूज़ चल रही थी कि जी वहाँ का जो वली तुंगी ब्रिज है, वो डैम है, वो ब्रिज हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और यकीनन नुकसानात बिल्कुल हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ हमें हकाइक के साथ और रिसर्च के बाद, तस्दीक के बाद हमें किसी भी खबर को अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि कल जिस तरह से कल पैनिक हो गई थी शोएब बिल्कुल सही सिचुएशन, बात। उसको हैंडल करना वहाँ उसको के हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन करना। हुकूमत के लिए और ये मुश्किल बड़ा हो अच्छा गया था। पॉइंट आपने रेज भी किया, बल्कि मैं कहूँगा कि इसको आपने एलेबोरेट कर दिया कि ये जो फेक न्यूज़ होती है ना, इससे मसाइल और बढ़ जाते हैं। हम इस वक्त बात क्या करें, एक कौम बनने, हम इस वक्त बात क्या करें कि हम सबको मिलकर आगे चलना है। बात क्या हो रही है, इंडिविजुअल एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट्स, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स, गवर्नमेंट के लेवल पर एफर्ट्स। और ऐसे में एक झूठी खबर, एक फेक न्यूज़, आपकी पोस्ट, आपका कोई ग्रुप बना लेना और उस पर ऐसे कोई बात कर देना, इससे एक बैरियर बन जाता है और आपकी मदद वहां तक पहुंच नहीं कौमी पाती। रवैये पे नजर सानी बिल्कुल। करने की बहुत अशद बहुत- जरूरत है। अब बहुत हम जरा ज़रूरत है। लैया चलते हैं। लैया चलते हैं। फजल अहमद ने हमें ज्वाइन किया। फजल, जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया था और अभी क्या हालात है वहां पर, थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे? जी बिल्कुल, लैया में जो है गुज़िश्ता रोज 2,56,000 क्यूसेक का जो रेला गुजरा है, उसके साथ लैया में जो सैलाबी सूरत हाल बड़ी खतरनाक सी हो गई है। यहाँ पे जो है 200 के करीब बस्तियों को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे 2 लाख की आबादी जो मुतासर हुई है। इसके साथ साथ जिला इंतजामिया की तरफ से तकरीबन फ्लड रिलीफ जो है 66 कैंपस है और रेस्क्यू के जो है 35 कैंपस लगा दिए गए हैं। सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो भी साथ साथ जो है पंजाब पुलिस के दस्ते दस्तियाब है। इसके साथ साथ जो है पाक आर्मी के दस्ते जो है वो भी फ्लड रिलीफ के साथ साथ जो रेस्क्यू कर रहे हैं। एनजीओज कितनी पहुंच पाएंगे यहाँ पे, अगर ये बता सकें तो? जी, एनजीओ के हवाले से देखने में आ रहा है कि यहाँ लैया का जो इलाका है, यहाँ पे चंद एक एनजीओ जो है सामने आई है। ज्यादातर जिले इंतजामिया जो है वो काम कर रही है। यहाँ पे जो लास्ट फ्लड वार्निंग जारी हुई है लास्ट टाइम, उसमें ये कहा गया है कि 5 लाख क्यूसेक का जो रेला गुजरेगा। इसके साथ साथ पीडीएम के डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है उन्होंने डिप्टी कमिश्नर लैया इम्तियाज अहमद खिची साहब के साथ जो है ना लैया का सैलाबी इलाका जो विजिट किया है, उस पर उन्होंने जो है अलर्ट जारी कर दिया है। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त वहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे किस चीज़ की अशद ज़रूरत है, ताकि जो सुन रहे हैं फलाई इदारे या मुखैर हजरात वो वहाँ पे पहुँचा सकें। जी, यहाँ पे खाने पीने की जो है ना वो अशद ज़रूरत है। मेडिसन, अद्वियात जानवरों के लिए और इंसानों के लिए जो है ना वो जिले इंतजामिया ने पूरी कर दी है। खाने पीने और रहायश का जो है वो मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे लोगों ठीक को है, खाने पीने यानी के टेंट्स जो है, यहाँ भी रिक्वायर्ड जरूरत हैं है। और जाहिर है सबसे पहले आपको टेंट रिक्वायर्ड है, उसके बाद फिर खाना पीना पहुंचाना, उसके साथ साथ आपको रिहेबिलिटेशन की तरफ बढ़ना होगा। रहीम यार खान लेकर चलते हैं। अशफाक अहमद हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशफाक, बहुत शुक्रिया। थोड़ा रहीम यार खान, जरा जैसे हम सदर्न पार्ट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जनूबी पंजाब बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है इन फ्लड से, इन बारिशों से। क्या हालात हैं इस वक्त? रहीम यार खान में अशफाक, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी आवाज़। प्लीज आप बताइएगा। जी, रहीम यार खान में हेड पंजत के बाद यहाँ मिल्टन आबाद शुरू होता है। वहाँ की जो बस्तियाँ हैं तकरीबन कोई 100 के करीब जो हैं बस्तियाँ, वो देहात जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तकरीबन सैकड़ों मकानात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद जो है हारपुर का इलाका है हमारा रहीम यार खान का, उसमें एहसानपुर, बस्ती समदानी, सुमयानी, कच्चा खडानी और इसके साथ साथ बस्ती रसूलपुर, जो ये इलाके हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। 300 से ज्यादा खानदान अभी भी इस वक्त मंचन बंद पर खैमा बस्ती लगाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसके साथ मैं बताता चलूं कि ये यहीं पर जरा बताइएगा, जहां पर इस वक्त खैमा बस्ती आबाद की गई है, क्या उस खैमा बस्ती को कोई खतरा तो नहीं? नहीं, अभी वो तकरीबन महफूज एरिया में है। ठीक। वहाँ पर खुराक जो है वो पहुंचाई जा रही है जिले इंतजामिया की तरफ से। इसके अलावा सियासी जो है वो जमातें भी तावन कर रही हैं और मतलब इसके अलावा जो है चाचर बरादरी वो भी अपने तौर पर इसको इस बस्ती पर जो है खुराक और जो अद्वियात हैं, जो कपड़े वगैरह हैं वो पहुंचा दिए हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा कि चूँकि ख़वातीन के अलग इश्यूज़ होते हैं, बच्चों के अलग इश्यूज़ होते हैं,
उनको किस तरह वहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है? जी, खवातीन के लिए भी खाना बस्ती की मतलब एक तरफ जो है वो हॉस्पिटल लेवल का एक बनाया गया है, जहाँ जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो उनकी चेकअप वगैरह कर रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनके मसाइल है वो वहाँ हल किए जा रहे हैं। ठीक है, और चूंकि आपने इससे पहले कहा खैमा बस्ती वहाँ पर आबाद की गई है, जिस तरह से एफर्ट्स वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आप देख रहे हैं, क्या एक सेंट्रलाइज्ड एफर्ट आपको नज़र आ रही है ताकि हम ये जान पाएँ कि अच्छा ऐसा तो नहीं है कि क्या चीज़ कब कितनी चाहिए उस पर बात ही ना हो, बस जिसका दिल चाहे, यानी मैं बात इदारों की भी कर रहा हूँ, बात इंडिविजुअल एफर्ट्स की भी कर रहा हूँ कि ये देखते नहीं है कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, बस पहुँच जाते हैं वहाँ पर जाने बगैर पूछे बगैर। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म वहाँ पर नज़र आ रहा है आपको ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तो नहीं, जो अदारे जो प्राइवेट लोग हैं, जो ताजर बरादरी हैं, जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो उनको नहीं पता होता है क्या चीज़ की वहाँ ज़रूरत होती है। तो ज़िला इंतज़ामिया जो है वो तो बिल्कुल देख रही है कि वहाँ जो चीज़ें हैं, जैसे खुश्क राशन है वो पहुँचा रही हैं, वहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये चीज़ें मतलब पहुँचा रहे हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो कपड़े उठाकर, उनके पास तो पहले ही मकानात नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से। अच्छा इशराक, मैं यहाँ पे आपसे बात, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, ये बात की जा रही थी कि जो पकाने का कोई सिलसिला नहीं बन रहा, तो कुछ मतलब 10 पैक जो पके पकाए खाने होते हैं वो वहाँ पहुँचाए जाए, तो इसी तरह ही पहुँच रही हैं चीज़ें? जी बिल्कुल, लोग अपनी तरफ से जो है वो खाने पकाकर भी लेके जा रहे हैं, वहाँ भी इंतजाम को किया जा रहा है कि वहाँ भी पकाने का इंतजाम किया जा सके खानों का। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। रहीमिया खान से अपडेट कर रहे थे, और ये बात बड़ी अहम है कि हमें एक सेंट्रल एफर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि हमने कोविड में देखा शाज़िया, एनसीओसी कितना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो हालात हैं फ्लड्स के, हमें बिल्कुल एनसीओसी जैसा रोल नज़र आना चाहिए, ताकि किस इलाके में, किस गाँव में, किस देहात में, किस कस्बे में कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि वही रिक्वायरमेंट वहाँ पर पहुँच पाए। ये ना हो कि कहीं पर कपड़े ही कपड़े पहुँच जाएं, हालांकि वहाँ तो भूख से लोग मर जाएं। एक्चुअली होता ये है कि देखिए, जब इस तरह के कोई डिजास्टर आते हैं, जैसे हमने जलजले में भी देखा था, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, जिसके पास जितना एक्सेस होता है, वो कोशिश यही करता है कि मैं ये लेके वहां पे पहुंच जाऊं। अब होता ये है कि 4, 5, 6 दिन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये 2 महीने से बारिशों का सिलसिला चल रहा था, और बात वही आ जाती है कि हमें वो इदारे कहाँ नजर आते हैं जो पहले से आगाही तो दे देते हैं लेकिन कोई प्रिकॉशंस नहीं करते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली जितने भी इस वक्त तारीख हमारी सैलाब की रही है, तो हमने सीखा कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल अब बेहतर कोशिश हमारी है कि हम इस तरह के इकदामात लें कि आगे आने वाले दिनों में भी हम बेहतरी एजुकेट भी करें लोगों को। जिस तरह आपने इनिशियली सवाद की बात भी की थी कि वहां पर अगर गैर कानूनी तामीरात होती है, मैं सिर्फ सवाद की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कहीं पर भी अगर ऐसा हो तो हम सबको एजुकेट करने की जरूरत है कि जो आज की हमारी गलती है कल की हमारी नस्लों की तबाही की बुनियाद बनती है। हम कुछ नंबर्स रिपीट कर देते हैं, अगर आप, बल्कि अगर नहीं, यहाँ अगर मगर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपने करना है और एक कौम बन के दिखाना है, मदद करनी है, और किस तरह से करनी है, बहुत से तरीक़ेकार हैं। एक तो एक ज़ाहिर आप खुद पहुँच भी सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बात सेंट्रलाइज एफर्ट की कर रहे हैं ताकि इंतजामिया को आप लूप में लेकर काम करें, और उसके लिए पहुंच नहीं भी सकते, आपके पास कोई सजेशंस है बहुत अच्छी, तो आप हमसे उसको शेयर कर सकते हैं, और लाइव कॉल भी ले सकते हैं। लाइव कॉल के लिए आप हमारे नंबर डायल कर सकते हैं 05192122644। बिल्कुल ऐसे। हम कुछ देर में दोबारा हाजिर होते हैं, न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हेडलाइंस आप जान पाएंगे, फिर दोबारा से इस ट्रांसमिशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।